तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है कि मतलब चूँकि मैं घबराया हुआ हूँ, क्योंकि आप लोगों के यहाँ तो लिटरेचर की डिसिप्लिन से बाहर है ना, पहली बार मैं एयूडी में बोल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट है। तो आप लोग भी मेरी इस घबराहट का आनंद ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक उपन्यास के बारे में मुझे बोलना है। उपन्यास का नाम है झूठा सच। और ये उपन्यास हिंदी के एक उपन्यासकार हुए यशपाल, उनका लिखा हुआ है। और इसके लिखे जाने की कहानी भी थोड़ा सा बताने लायक है, इसलिए क्योंकि बंटवारे के महज 11 साल बाद, यानी 58 और 59 में ये उपन्यास धारावाहिक रूप में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपा था। और अब जबकि इंटरनेट का ज़माना है, तो हम लोग समझ नहीं सकते कि साप्ताहिक हिंदुस्तान कितना पॉपुलर था। बहुत पॉपुलर था ना। वो उस तरह से सीरियस एकेडमिक राइटिंग की जगह नहीं थी। पॉपुलर किस्म की मैगजीन थी, बड़े कॉरपोरेट हाउस की मैगजीन थी, इसलिए बहुत लोग उसको पढ़ते थे। और जब इसका पहला भाग आया, जिसमें ये सूचना थी कि ये पहला भाग है, तो फिर पाठकों ने चिट्ठी लिख करके, दबाव बना करके दूसरा भाग भी लिखवा लिया। तो इसका मतलब ये है कि बंटवारे के जस्ट 11 साल बाद इतनी पॉपुलर मैगजीन में इसका छपना, इसका कोई न कोई सोशल रोल रहा होगा उस समय, है ना। और वो सोशल रोल मोस्ट प्रोबेबली बंटवारे की जो पीड़ा थी, और आप सब लोगों ने बंटवारे पर पल्लवी जी का व्याख्यान सुना ही है, वो बहुत बड़ी एक पीड़ा थी लोगों के लिए। तो उसके लिए एक तरह से सूदिंग इफेक्ट इसका रहा था, इस उपन्यास का। अब इसी के चलते संभवतः बाद में भी यूपी के ग्रेजुएशन के हिंदी लिटरेचर के कोर्स में बहुत दिनों तक ये उपन्यास पूरा नहीं, लेकिन इसका छोटा हिस्सा, उसको उस समय बोलते थे विद्यार्थी संस्करण, वह चलता रहा। और उसका जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ वह यह कि बंटवारा हुआ तो बंगाल और पंजाब में, लेकिन जो दिलों का बंटवारा था ना, उसकी जगह उत्तर प्रदेश था। तो इसलिए संभवतः उत्तर प्रदेश में बाद के दिनों तक यह उपन्यास वह भूमिका निभाता रहा होगा, जो उसने, जैसा मैंने बताया कि 11 साल बंटवारे के पूरे होने के ही अवसर पर छपना शुरू हुआ, और 1000 पेज का ये उपन्यास है, तो इससे अनुमान करिए बहुत दिनों तक यह छपता रहा था। तो ये तो एक इस उपन्यास की एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिसने सोसाइटी के लिए ही अपना फंक्शन नहीं पूरा किया, बल्कि इसकी जो इंटेंडेड रीडरशिप है, उस रीडरशिप ने इस उपन्यास को भी प्रभावित किया, है ना। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नॉर्मली लोग ऐसा समझते हैं कि सिर्फ लिटरेचर का असर सोसाइटी पर पड़ता है। इनफैक्ट रीडर्स भी
लिटरेचर को शेप करते हैं, तो यह भी एक बात इसके जरिए हम समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पहलू को भी देखेंगे हम। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ और ये टेक्स्ट भी साहित्य का है, तो इसलिए इसके शीर्षक के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा। ये झूठा सच है, और आम तौर पर ऐसा माना जाता है, संयोग से वर्जीनिया वुल्फ ने अपने अ रूम ऑफ वन्स ओन में लिखा भी है कि मेरे मुंह से झूठ की बरसात होगी, लेकिन वह सच होगा। तो लिटरेचर का अपना यह स्वरूप होता है कि वह झूठा होते हुए भी सच होता है ना। उसके पात्र कल्पित होते हैं, लेकिन तो इसलिए यह जो इसका शीर्षक है वो इस अर्थ में बहुत ही मानीखेज है कि वह समूचे साहित्य की प्रकृति को बताता है ना, कि लिटरेचर झूठ होते हुए भी एक हद तक सच होता है। इस बात को हमारे हिंदी के एक बहुत मशहूर क्रिटिक हुए, हिंदी के स्टूडेंट उनको लगभग समझ लीजिए कि आइकॉनिक दर्जा दिए रहते हैं, रामचंद्र शुक्ल। तो उन्होंने ये कहा कि ऐतिहासिक उपन्यास और इतिहास दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। तो उन्होंने कहा कि इतिहास के जरिए हम किसी समय की बाहरी बातों को जान सकते हैं, लेकिन उस समय लोगों के मनोभाव किधर को ढुलके हुए थे, यह साहित्य से ज्यादा अच्छी तरह से पता चलता है। तो इस अर्थ में मैं ये कह रहा था कि ये झूठा है, लेकिन एक हद तक सच के करीब है। तो ये बेसिकली मुझे साहित्य, मैंने इस उपन्यास के बारे में ये 2-3 बातें शुरू में कहनी थी। अब ये जो उपन्यास है, पहले मैंने आपसे बताया कि ये 1000 पेज का है और ये 2 खंडों में है ना। 2 खंडों में पहले खंड का नाम है वतन और देश। ये अपने आप में एक कंट्राडिक्शन जो बंटवारे के साथ निहित है उसको अभिव्यक्त करता है कि, और कहानी जो है वो लाहौर में लोकेटेड है, ठीक है। लाहौर उनका वतन है और उनका देश बना भारत है। तो ये वतन और देश का जो कंट्राडिक्शन है, ये पहले ही खंड का ये शीर्षक है। दूसरे खंड का शीर्षक देश का भविष्य है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। लेकिन पहली मैंने जो बात मैं कहना चाह रहा था कि उसका जो शीर्षक है वतन और देश, तो उसमें भी एक तरह से जो राष्ट्रवाद से संबंधित और खास करके हमारे ये जो साउथ एशिया में जिस तरह से हुआ है देशों का निर्माण, उससे संबंधित जो अंतर्विरोध हैं, जो गुत्थियां हैं, तो उनको अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने ये मेटाफर चुना, वतन और देश। अब इसके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ा हो, क्योंकि आजकल क्या बोलते हैं कि सोशल मीडिया पर चीज़ों को प्रचारित कर देना थोड़ा आसान है। तो ये बंटवारे से माने 15 अगस्त से ठीक पहले 14 अगस्त के इर्द गिर्द ये एक पोस्ट काफ़ी दिखाई पड़ी कि मैकमोहन लाइन, यही है ना, पार्टीशन की, हाँ, रेड क्लिफ, अच्छा, तो अच्छा चीन वाले के, हाँ। तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो जल्दी में खींची गई, ये सब बात सब लोग जानते हैं। उसके कारण लाहौर पाकिस्तान में चला गया, है ना।
अब उसमें जैसा लिखा था कि उस समय यह तर्क दिया गया कि चूंकि पाकिस्तान में कोई बड़ा शहर नहीं है, इसलिए लाहौर को हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। ये उस पोस्ट में लिखा हुआ था। इस उपन्यास में एक बड़ा हिस्सा इसको लेके भी चलता है कि लाहौर में आबादी तो हिंदुओं की कम है, लेकिन संपत्ति लाहौर की जितनी है उसमें उनका प्रोपोर्शन ज्यादा है। इसलिए उन लोगों को यकीन ही नहीं है कि लाहौर हिंदुस्तान में जाएगा। वे बहुत मुतमईन हैं कि लाहौर पाकिस्तान में ही रहना है ना। तो ये एक बंटवारे की जो उस समय की गुत्थी थी लाहौर को लेकर के, वह भी इस उपन्यास में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त हुई है। पर्टिकुलरली ये पहलू है ना कि जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में हैं, लेकिन संपत्ति में उनका बड़ा हिस्सा है, और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि लाहौर तो हिंदुस्तान में ही रहेगा, क्योंकि हिंदुओं की यहां पर प्रॉपर्टी ज्यादा है। अब ये जो बिल्डअप शुरू होता है, कम्युनल बिल्डअप, तो आप समझिए कि तमस उपन्यास की यही सबसे बड़ी खूबी बताई जाती है कि उसमें बंटवारा हुआ नहीं है। अगर आप लोग बंटवारे से संबंधित उपन्यास पढ़ते होंगे तो उसमें तमस उपन्यास बहुत मशहूर है, भीष्म साहनी का। उसमें बंटवारा हुआ नहीं है ना, इसमें बंटवारा हुआ है। तो बंटवारे के पहले जब बिल्डअप शुरू होता है, तो अब ध्यान दीजिएगा, आप लाहौर है शहर, शहरों के बारे में मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, तो एक बात लिखी है, लेखक का नाम मुझे भूल गया है, कि चूंकि वहां पर आबादी का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और पढ़े लिखे लोगों की तादाद भी थोड़ी ज्यादा होती है, तो इसलिए क्या होता है कि जो हलचलें हैं, जो सामाजिक हलचलें हैं, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड ढंग से शहरों में अभिव्यक्त होती हैं। और इस उपन्यास की यह भी एक खूबी है कि इस उपन्यास में आमतौर पर हिंदी का जो भी विद्यार्थी होगा, पर्टिकुलरली फिक्शन का, तो इस बात को जानता होगा कि वहाँ पर इस बात को बहुत अच्छा माना जाता है कि ये देहाती जीवन के लेखक हैं, ग्रामीण जीवन के लेखक हैं, अच्छा माना जाता है। लेकिन यशपाल के इस उपन्यास में, और आमतौर पर यशपाल के उपन्यासों में, शहर केंद्रित हो उपन्यास है ना। तो इस उपन्यास में भी लाहौर है, जहाँ से शुरू हो रहा है उपन्यास। फिर इसके बाद बंटवारे के बाद लाहौर से उखड़े हुए पात्र जहाँ पर आ रहे हैं, तो वो जालंधर है और दिल्ली है ना। तो इस तरह से समझ लीजिए कि शहर एक ऐसी चीज है जो आमतौर पर आपको दिखाई पड़ता है। अब वो बिल्डअप हो रहा है बाहर, सांप्रदायिक विभाजन, और एक गली है, वो गली ही सेंटर में है उपन्यास के। शुरू में आप पढ़िएगा तो, और इनफैक्ट शुरू में ही क्यों, उपन्यास में बाद में भी उस गली के बाशिंदे ही इन दोनों जगहों पर, माने जालंधर और दिल्ली में आकर के बसे हुए हैं बंटवारे के बाद, उसी गली के बाशिंदे। तो इसलिए वो गली चलती रहती है, लोगों की मेमोरीज में, लोगों की दोस्तियों में वो गली चल रही है। उस गली का नाम है भोलाराम पांधे की गली, है भोलाराम पांधे की गली। लाहौर में हिंदुओं की जहाँ पर तादाद कम है, संपत्ति ज़्यादा है, इसलिए यह नाम भी बहुत कुछ इंडिकेट करता है। भोलाराम पांधे की गली है वो। अब आप लोगों में से हम लोग जो कि थोड़ा सा उम्र में ज़्यादा हैं, या संजय जी को भी मैं जोड़ ले रहा हूँ,
तो और मान लीजिए कि और भी धीरेन्द्र जी भी को जोड़ सकते हैं आप। तो उन लोगों ने वो शहर देखे हैं जिनमें गलियां इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती थी, ठीक है ना। तब इतना जेंट्रिफिकेशन नहीं हुआ था शहरों का, ठीक है। तो वो गली है, और गली ऐसी है जो उस जमाने के लोग हैं वो सब जानते हैं, ऐसी गलियों को जिसमें एक घर की बात दूसरे घर में सुनाई पड़ती है ना। एक घर की बात दूसरे घर में सुनाई पड़ती है, हैं? और अपने तरह की एक कम्युनिटी लाइफ डेवलप हो जाती है गली की कम्युनिटी लाइफ, हैं? क्योंकि घरों में रहने की जगह कम है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो बाहर गली के मतलब गली और घर के बीच में जो चबूतरा है, तो उस चबूतरे पर बैठने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, जो आपस में एक दूसरे के मसले भी डिस्कस करते रहते हैं। तो एक तरह की कम्युनिटी विकसित हो जाती है, हैं? जिसमें सब लोग एक दूसरे का हाल चाल जानते हैं। आपके घर में कोई चीज़ कम है तो दूसरे के घर से संकट में चली आई, रिश्तेदार आया है तो पहले थालियाँ बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो जिसके घर में थाली अच्छी थी उसके घर से मांग के चली जाती थी, ठीक है। तो इस तरह की एक कम्युनिटी लाइफ उन शहरों तक की हुआ करती थी। अब ऐसी कम्युनिटी लाइफ वाली उस गली में भीतर कोई कम्युनल डिवीजन नहीं हो रहा है, हैं? कम्युनल डिवीजन बाहर सोसाइटी में हो रहा है, और गली में वह माहौल प्रवेश कर रहा है। यशपाल ने उसके लिए एक उपमा दी है जो अगेन मैं बताऊंगा कि मेरे लिए आश्चर्यजनक थी। कहा उन्होंने ऐसा लगा जैसे बाढ़ का पानी घुस गया हो, हैं? शांत रहने वाले जगहों पर जैसे बाढ़ का पानी घुस गया हो, और लोग उस गली को छोड़ करके हिंदुस्तान की ओर भागने लगे, हैं? अच्छा, इसी के बाद उन्होंने एक जगह और उपमा दी है जो बंटवारा हुआ उसकी, उन्होंने उसे लिखा है भूकंप की तरह से था वह बंटवारा, है? तो बाढ़ का पानी घुसना, भूकंप, तो जो हुआ उसकी एक एनालॉजी अंडर करेंट की तरह से आपको इस उपन्यास में एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफी की भी मिलेगी, है ना। और जैसे उस समय होता है उसी तरह से इसमें भी हुआ। क्या कि उसके बाद का जीवन पूरी तरह से बदल गया। बंटवारे के पहले का जीवन और बंटवारे के बाद का जीवन पूरी तरह से बदल गया, और ये एक कैटास्ट्रॉफी का नतीजा था। अब ध्यान देने की बात यह है कि उसमें निगेटिव ही नहीं है, निगेटिव ही नहीं है, मतलब ये जो बदलाव आए हैं वो नकारात्मक ही नहीं है, उसमें बहुत सारे सकारात्मक बदलाव भी आए हैं इस कैटास्ट्रॉफी के कारण। उदाहरण के लिए स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, बंटवारे से पहले वो जिस तरह के सोशल सेटअप में रह रही थी उसके कारण उनकी आवाज लगभग अनसुनी रहती थी। इससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं
कि यशपाल इसके लिए भी हिंदी लिटरेचर में थोड़े से बदनाम किस्म के आदमी हैं कि उन्होंने स्त्रियों के बारे में नॉर्मली जैसा हिंदी लेखकों का रुख है उससे भिन्न ढंग से लिखा है। यानी उनकी सेक्सुअल लाइफ के भी जो मुक्तिकारी वर्णन है उनको भी यशपाल ने स्वीकार किया है, और आमतौर पर हिंदी की जो एकेडमिया है वो इसको बहुत अच्छा नहीं मानती है। ठीक है, तो यशपाल इस निगाह से बताते हैं कि बंटवारे से पहले के सोशल सेटअप में उन स्त्रियों को जिस तरह से रहना पड़ता था, बंटवारे के बाद जैसा मैंने कहा कि वो एक कैटास्ट्रॉफी है, उसके बाद उनके ऊपर से ये सामाजिक बंधन कम हो गए और इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ को रीशेप किया बंटवारे के बाद। तो ये एक पहलू जो आपको थोड़ा सा विशिष्ट लगेगा वो है इस उपन्यास में वर्णित। अब यह जो भोलाराम पांधे की गली है वो एक तरह का कह लीजिए कि माइक्रो कॉस्मोस है, छोटा सा है, लेकिन उसमें उस जगह के उस समय के सारे सामाजिक अंतर्विरोध अभिव्यक्त होते हैं। वो अंतर्विरोध क्या है? शहर है इसलिए शिक्षण संस्थान है, प्रेस है, अखबार निकलते हैं, तो सारे कैरेक्टर्स इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, है ना। स्टूडेंट्स हैं, शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके जरिए नए तरह की कॉन्शसनेस आती है गली के भीतर, है ना। और उस क्रम में आप समझिए 3-4 पात्र हैं कुल इस उपन्यास के। पहले ही मैंने आपको बताया कि जो साहित्य का रास्ता है वो थोड़ा भिन्न किस्म का रास्ता है, वो सामाजिक यथार्थ को भी व्यक्तियों के जरिए व्यक्त करता है ना। कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के जरिए वो एक लार्जर स्टोरी कहता है ना। तो वो 3-4 कैरेक्टर्स हैं जिसमें मतलब सबसे सेंटर में है जयदेव पुरी, हैं, जयदेव नाम है उसका, और वो एकदम से सेंटर में है। उसकी बहन है और उसका नाम है तारा, और उसकी एक प्रेमिका है। आधुनिक है शहर, प्रेम प्रसंग भी है। तो उसकी जो प्रेमिका है कनक। ये 3 कैरेक्टर्स पूरे उपन्यास में आद्यंत शुरू से आखिर तक बने हुए हैं, और इनकी जो किस्मत में उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन्हीं के जरिए उस समय की स्टोरी को यशपाल ने बताया है ना। इन्हीं कैरेक्टर्स 3-4 कैरेक्टर्स के किस्मत में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसके जरिए उन्होंने बताया है। तो अब ये भोलाराम पांधे की गली के भीतर इस तरह से आधुनिक दुनिया प्रवेश कर रही है। अब इसमें एक बड़ा विचित्र किस्म का कैरेक्टर है जो फिर एकदम से अंत में आता है उपन्यास के, उसका नाम है शीलो। ठीक है, वो क्या है कि उसकी शादी तो हो गई है, लेकिन उसका जो पूर्व प्रेमी है उसके प्रति वो अभी भी कमिटेड है। तो वो आती रहती है भोलाराम पांधे की गली में, और आती है तो उससे मिलती है, और यहाँ तक कि अपनी सखियों के बीच में जो सखी एक इस जयदेव की बहन तारा भी है, बताती है कि मेरा जो बच्चा है वो दरअसल इसका है। तो अपने मतलब ये जो जीवन है
स्त्रियों का प्रेम के संबंध में खुला हुआ है। जो स्त्री के भीतर तो खुला हुआ है, लेकिन उससे बाहर के समाज के लिए उतना खुला हुआ नहीं है, हैं? वो जीवन वो अभिव्यक्त करते हैं, जो जैसा मैंने कहा कि वो शहर में विकसित हो रहा है क्रमशः। उसी में कम्युनल ये पोलराइजेशन भी हो रहा है। अच्छा, अब ये जो शिक्षा है, तो आप सब जानते ही होंगे कि शिक्षा ने और कुछ किया हो या न किया हो सकता है आप लोगों को ये गिवन चीज लगती हो, लेकिन शादी की उम्र बढ़ा दी है ना। ये उतना गिवन चीज नहीं है, क्योंकि मैं जिस कस्बे में गया था पहली बार ज्वाइन करने, तो सचमुच वहाँ डिग्री कॉलेज खुलने के कारण लड़कियों के शादी की उम्र 3 साल के लिए बढ़ गई थी। तो अब ये जयदेवपुरी नाम के जो सज्जन हैं, उनकी बहन तारा है, वो पढ़ रही है और जिद कर रही है कि मैं पढ़ूंगी। बाप चूंकि छोटे मोटे क्या बोलते हैं कर्मचारी हैं, आमदनी बहुत नहीं है, तो इसलिए वो शादी कर देना चाहते हैं। और उसकी एक और वजह ये बनती है कि इसका एक प्रेम विकसित हो जाता है, जैसे इसके भाई का वैसे इसका भी प्रेम विकसित हो जाता है। प्रेम होता है किससे? एक मुस्लिम लड़के से, हैं? मुस्लिम लड़का कम्युनिस्ट है। अब ये जो कम्युनिस्ट हैं वो कहां से आ रहे हैं? वो कॉलेजेज में हैं और वो एंटी कम्युनल मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। बंटवारे का जो सांप्रदायिक बिल्डअप, आपको नींद आ रही क्या संजय भाई? अच्छा, तो ठीक है। तो बंटवारे का जो सांप्रदायिक बिल्डअप हो रहा है, उसके विरोध में यह भी एक मोबिलाइजेशन है जो चल रहा है स्टूडेंट्स का, और उसके इर्द गिर्द दोस्तियां बन रही हैं, उसके इर्द गिर्द दोस्तियां बन रही हैं नई। ये सब पारिवारिक किस्म की दोस्तियों से अलग, है ना, नए तरह की दोस्तियां बन रही। उसमें उसकी दोस्ती असद नाम के लड़के से हो जाती है। अब ये बात जयदेवपुरी के लिए बहुत मुश्किल की है, तो इसलिए उस पर वह रोक लगाता है। सिर्फ इतना नहीं, उसकी जो शादी होनी है, तो इस दबाव का भी वो उस समय खड़ा नहीं होता बहन के साथ, वो विरोध करती रहती है। तो बहरहाल लेकिन शादी हो जाती है। अब जब शादी होती है तो जो लड़का है जिससे शादी, आप लोगों को कहानी सुना रहा हूं तो खराब तो नहीं लग रहा है? ठीक है। तो जब शादी हो जाती है तो उस लड़के को पता है कि ये विरोध कर रही थी विवाह का। क्यों विरोध कर रही थी? क्योंकि वह लड़का अपने अध्यापक को मारने के आरोप में सस्पेंडेड है। तो क्या होता है कि शादी के बाद की रात वो जो लड़का है वो इससे बदला लेने की कोशिश करता है, और इसलिए इसके साथ मारपीट होती है, सुहाग रात, ठीक है, मारपीट। और उसी समय, ऐन उसी समय क्या होता है कि दंगाई बाहर से आते हैं और उसकी ससुराल में आग लगा देते हैं। आग नीचे लगी, ये लोग छत पर हैं, जो ये सब हो रहा है कांड, वहां से वो कूद जाती है पीछे गली में छत पर से। और वह जो उसका कूदना है ना तारा का, तो समझिए कि वो एक तरह से उसके लिए फिर एक एनालॉजी दी है यशपाल ने, कि मानो वो समुद्र में डूबी और फिर इसके बाद उतराई तब जब वह दिल्ली आ गई। तो वो जो कूदना है तारा का, आप लोग उपन्यास पढ़िएगा तभी इस बात को महसूस कर पाइएगा कि वो कितना, मतलब क्या बोलते हैं, कितना आर्टिस्टिक ढंग से बुनी हुई कहानी है। वो कूदती है और फिर इसके बाद एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, होते 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 एक ऐसी जगह पर पहुंचती है
जहां पर दंगों के दौरान पकड़ी गई औरतों को इकट्ठा रखा गया है। 10-15 औरतें हैं निर्वस्त्र। पानी का कोई साधन नहीं है, एक हैंडपंप है, उससे टिन के कनस्तर से पानी भरती हैं और बहती हुई नाली पर शौच के लिए बैठ जाती हैं। भले घरों की महिलाएं। अब ये जो पूरा दृश्य था ना, तो एक तरह से कहिए कि पढ़ने वाले लोग कौन हैं जो साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ रहे हैं? मिडिल क्लास के लोग हैं। उन लोगों के लिए एक माने बंटवारा कैसा था, कितना शॉकिंग था, कितने बड़े बदलाव उसने कर दिए लोगों की जिंदगी में, उसको बतलाने का एक बहुत ही कह लीजिए कि एक बहुत ही विचित्र किस्म का ये अनुभव था, है? कि एक ऐसे घर में औरतें कैद करके रखी गई हैं, भले घर की, जिसमें तारा भी है, जिसमें एक हैंडपंप है, एक नाली बह रही है, औरतें हैंडपंप से पानी निकाल करके टिन की बाल्टी से उसी पर शौच के लिए बैठती हैं, गिन करके रोटियां आती हैं खाने के लिए, एक एक सबके हिस्से में या दो दो सबके हिस्से में गिन करके रोटियां आती हैं। ऐसी हालत में वो रहती है। फिर इसके बाद जब बचाने के लिए पुलिस के लोग पहुंचते हैं, तो जो बचाने के लिए पहुंचते हैं उनमें से एक पुलिस वाला उसका पूर्व प्रेमी भी है, असद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके मिलने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है ना। वो फिर हिंदुस्तान आ जाती है, और जब हिंदुस्तान आती है ना, तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं कैसे बताऊं, आपको पढ़ने से ही आपको पता चलेगा क्या माहौल है। लिखा है कि मक्खियां, इतनी मक्खियां भिन भिना रही थीं, सरहद के जैसे जैसे करीब आती जा रही है, बस मक्खियां भिन भिना रही हैं कि एक हाथ से वो दुर्गंध रोकने के लिए नाक दबाए हुए है और दूसरे हाथ से मक्खियों को चेहरे पर से भगा रही है। और शब्द लिखे हैं कि वतन से उखड़ करके देश में आने की सिहरन से उसका बदन थर्रा रहा था। ये है देश जो मिल रहा है, हैं? बहरहाल इसमें एक पहलू जो स्त्रियों वाला एंगल है, तो उसको एक बात और इससे पहले ध्यान में दीजिएगा कि हिंदी में बंटवारे पर जो कुछ भी लिखा गया है उसमें एक समस्या है, और इसको मुझे कतई स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, और वह यह कि हिंदू एंगल से देखा गया है बंटवारे को, है ना। फिक्शन में जितने भी लोग रहे हैं लगभग सबके माने लेखन में आपको ये हिंदू एंगल दिखाई पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि उनका जो जाना हुआ समाज है उसी का वो चित्रण कर रहे हैं, लेकिन फिर आप लोग जानते होंगे कि साहित्य का यह भी एक कर्तव्य है कि वह उनके प्रति सेंसिटिव बनाता है अपने पाठक को जिनको उनका पाठक नहीं जानता। तो इसलिए यह एक एकांगीपन है जो आम तौर पर बंटवारे के संबंध में लिखे हुए हिंदी के फिक्शन में आपको मिलेगा। यशपाल भी लगभग इसके आसपास पहुंचते हैं, लेकिन इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वो स्त्रियों का एंगल लेकर के आते हैं। इसलिए क्योंकि स्त्रियों में, आप मंटो को भी पढ़िएगा तो ये है ना, कि वो जिस भी कौम की स्त्री हो उसके साथ तो स्त्री मान करके हो रहा है ना, अपहरण, बलात्कार, है। तो इसलिए एक तरह का काउंटर बैलेंसिंग नैरेटिव वो स्त्री की निगाह से उसमें ले आते हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो बाकी लोगों के मुकाबले थोड़ा सा यशपाल को अलग करता है।
लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया कि चूंकि उनके पाठक ऐसे थे जो पार्टीशन के ट्राउमा को रीलिव करने की बजाय एक हद तक एक सूदिंग, शायद उनके दिमाग में भी ये बात थी, है ना, क्योंकि दोनों कम्युनिटीज ऐसा कर रही हैं, इसलिए किसी एक पर दोष देना ठीक नहीं है। और जब आप उपन्यास में आइएगा और दिल्ली में आप देखिएगा तो गांधी की जो कोशिशें हैं, उनके इर्द गिर्द जो पाकिस्तान से भाग करके आए हुए लोग हैं, उनमें कैसे हैट्रेड पैदा हो रही है, उस बिल्डअप को भी बढ़िया से चित्रित किया गया है। लेकिन गांधी की हत्या एक ऐसी चीज है इस पूरे उपन्यास में जो एक तरह से पूरे के पूरे मनोभाव को बदल देती है ना। बंटवारे से उपजा हुआ सारा क्रोध, इन सब चीजों को गांधी की हत्या बदल देती है, क्योंकि वह बहुत बड़ा शौक है। तो वो उपन्यास में आया है, और उपन्यास में आया है इसीलिए, जैसा मैं कह रहा हूं कि उपन्यास का एक उद्देश्य यह भी है कि जो बंटवारा है उसके बाद का जीवन उसी ट्राउमा को रिलीव करने में नहीं बीतना चाहिए, ये एक मकसद है। और इसलिए इस उपन्यास में आपको दिखाई पड़ेगा कि एक हैप्पी एंडिंग वाला भी एलिमेंट है ना, हैप्पी एंडिंग है, सबका ठीक से हो गया। क्या अब वो तारा वहाँ से कूदी, हिंदुस्तान आ गई, हिंदुस्तान आ गई तो चूंकि पढ़ी लिखी थी, पता चला धीरे धीरे, तो उसे जो शरणार्थी शिविर है उसमें लिखने पढ़ने का काम दे दिया गया। लिखने पढ़ने का काम दे दिया गया तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो विभाग था सरकार का शरणार्थियों से संबंधित, उसमें वो क्लर्क हो गई हैं, और फिर धीरे धीरे उसके पास एजेंसी आ गई। वह लड़की जो अपनी जबरदस्ती होने वाली शादी का विरोध न कर सकी थी, जो आग लगे हुए मकान से कूद गई थी और फिर एक हाथ से दूसरे हाथ होते हुए इतने ट्राउमेटिक अनुभव से गुजरते हुए हिंदुस्तान आई थी, उसके पास एजेंसी आ जाती है ना, क्योंकि पुराना जो सामाजिक बंधन था, जो सामाजिक ढांचा था, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं रह गया। तो वह फिर वो लड़की जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, शीलो, तो शीलो को खोज निकालती है और उसके पूर्व प्रेमी से उसका विवाह करवाती है। खुद ये भी अपना विवाह जो है वो अपने एक पूर्व अध्यापक से करती है, जो दिल्ली में ही फिर एक सरकारी महकमे में या शायद योजना आयोग के सलाहकार हो चुके हैं। एक आध और लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो मतलब जो है अंततः उनके साथ उसने विवाह किया। तो एक तरह से कह लीजिए कि ये जो बंटवारा है, तो जैसा मैंने पहले ही कहा आपको कि कैटास्ट्रॉफी के बाद जो जीवन का पुनर्निर्माण होता है ना, वो जीवन का पुनर्निर्माण हुआ, और उस जीवन के पुनर्निर्माण में पुराने सामाजिक ढांचे जो टूटे, और इसको बाकायदे उपन्यासकार ने दर्ज किया है उपन्यास में कि इन औरतों को देख करके अब कोई कह सकता है कि ये भोलाराम पांधे की गली की ही लड़कियां हैं। तो ये एक पहलू है जो कि इस उपन्यास में एक खासियत की तरह से दिखाई पड़ता है आपको। जो दूसरा हिस्सा है उपन्यास का, उसका नाम है देश का भविष्य।
तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हो रहा है वह भी कहीं न कहीं यशपाल की चिंता में शामिल है। कहाँ? हिंदुस्तान में 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो ये हुआ कि क्या बोलते हैं, आपने बंटवारे के इर्द गिर्द ये देखा है कि लाहौर से हिंदू भागे, उस तरह से भारत से मुसलमान भागे हैं? तो जो पंजाब है वो जिस तरह से मुस्लिम आबादी के भी होने से जिस तरह का था उससे डिफरेंट हो गया बंटवारे के बाद, और इसलिए एजेंडा बदल गया। क्या? कि अब लड़ाई यहां पर हो रही है पंजाबी और हिंदी अखबार जो निकल रहे हैं। जालंधर भी अखबार हैं, और इसमें मल्टी लेयर्ड स्टोरी है। कहने का मतलब ये कि जालंधर में जयदेवपुरी जो कि आ गए हैं और तारा आ जाती है दिल्ली, लेकिन जयदेवपुरी मतलब आते हैं जालंधर। तो जालंधर में वो अखबार निकालना शुरू करते हैं। अखबार जो निकालना शुरू करते हैं वह अखबार एक स्थानीय कांग्रेसी के पास अपने प्रेस की चाबी सौंप करके एक मुसलमान चला गया है पाकिस्तान। और ये जो सज्जन है, सूद साहब उनका नाम है, सूद, वो जो सज्जन हैं वो सोचते हैं कि ये जो पाकिस्तान से भाग करके आए हुए शरणार्थी हैं कहीं इस प्रेस में आकर के कब्जा न कर लें, तो इसलिए वो एक बोर्ड लगा देते हैं प्रेस के सामने, और फिर जयदेवपुरी से वो अखबार चलवाने लगते हैं। तो अखबार पढ़ाई छपाई के इर्द गिर्द जो कंपटीशन डेवलप होता है वो पंजाबी और हिंदी के बीच होता है। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम यहां से जा चुके हैं, तो अब कंपटीशन जो है वो शिफ्ट कर रहा है। अब वो पंजाबी और उर्दू का नहीं रहा, अब वो पंजाबी, लेकिन अखबार का नाम क्या है? नाजिर। ठीक है, तो ये जो सूद साहब हैं ये भी मजेदार कैरेक्टर हैं, क्योंकि ये भारत में आप लोग हिंदी के उपन्यास जब पढ़िएगा, पर्टिकुलरली एक तरह से कह लीजिए कि ये जो स्वतंत्र भारत में जो नया बनता हुआ रूलिंग क्लास था उसकी छवियों को देखने के लिए पढ़िएगा ना, हिंदी के कोई भी उपन्यास, मैला आंचल पढ़िए या कोई भी, तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि करप्शन घुस रहा है पॉलिटिकल सिस्टम में, और इसके प्रति लोग बहुत चिंतित हैं। यह जो करप्शन है दिल्ली और पंजाब में सूद साहब पॉलिटिकल कनेक्शन के जरिए, तो फाइनली ये होता है कि चुनाव में ये जो सूद साहब हैं वो हार जाते हैं, है ना। पूरा उन्होंने कब्जा कर रखा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर, वो चुने जा चुके हैं, जयदेवपुरी उनके कहने में है उसको भी चुनवा चुके हैं, लेकिन अंततः दूसरे चुनाव में वो हार जाते हैं, क्योंकि करप्शन के खिलाफ एक हद तक बिल्डअप बनने लगता है नए लोगों में। तो ये एक कह लीजिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एक चेतना उस उपन्यास में आपको दिखाई पड़ेगी, और इस पर कमेंट है उपन्यासकार का, उपन्यास के एक पात्र का कमेंट है कि ये लोग समझ रहे थे कि यही इस देश के मालिक हैं, लेकिन असल मालिक तो जनता है ना, और उस जनता ने इन लोगों की औकात दिखा दी। तो ये एक तरह से, जिसको मैंने कहा कि बाकी भी शादियां जैसे शीलो की हो गई, तारा की हो गई अपने अध्यापक से, उसी तरह से सूद साहब इलेक्शन हार गए, है ना। तो ये कुल मिला जुला के जिसको मैं कह रहा था कि हैप्पी एंडिंग है,
तो ये एक इस उपन्यास के पूरे ढांचे पर एक खास तरह का दबाव दिखाई पड़ता है इस उपन्यास में। और इन्हीं सब चीज़, कितना समय बचा हुआ है सर? मेरे ख्याल से 4:30 पे वाइंड अप कर देते हैं, ताकि आधा घंटा जो है सवाल जवाब। तो कितना बजा? तो अब 2-3 मिनट बचते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं समझ रहा था ज़्यादा समय बचा हुआ है तो परेशान होता मैं। नहीं, ठीक है, आप ज़्यादा समय ले लीजिए। नहीं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये कहने का मतलब ये कि ये 2-3 जो इसके कमज़ोरियाँ हैं वो हैं, है ना, कि एक तरह की हैप्पी एंडिंग दिखाने की कोशिश है, जबकि खुद ही उपन्यास के स्ट्रक्चर में है कि एंटी कम्युनल मोबिलाइजेशन हो रहा है स्टूडेंट्स का लाहौर में। सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा है, उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी के होने के कारण ट्रेड यूनियंस भी शामिल हैं, लेकिन फिर भी रुका नहीं, है ना। तो उसी तरह से कहने का मतलब कि ये एक जो करप्शन विकसित हो रहा था नए देश में, है ना, तो उसको भी इलेक्शन के जरिए रोका जा सकता है। ये भी एक तरह का मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा समाधान जो कि खुशफहमी ज़्यादा दे सकता है, ये इस उपन्यास में दिखाई पड़ता है। कुल मिला जुला के ये है कि ठीक हिस्टोरिकल एविडेंस न होने के बावजूद वो एक खिड़की आपको प्रोवाइड कराता है, जिसके जरिए बंटवारे को आप थोड़ा सा एक भिन्न नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो बस इतनी सी बातें मुझे कहनी थी। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, इन्होंने जो उपन्यास पे चर्चा की। मुझे लगता है कि 5-6 बिंदु हैं जिस पर कि इन्होंने फोकस किया, जो मैं बहुत ब्रीफली आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास लगभग 25 मिनट का टाइम है चर्चा के लिए। पहला तो यही बात कि जो पार्टीशन का एक यथार्थ है, उसका कुछ ऐसा हिस्सा है जो हिस्टोरिकल दस्तावेज में, रिकॉर्ड्स में, आर्काइव्स में, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स में वो हमें नहीं मिलता है। जो लोगों के अंदर जिस तरह का एक टर्मोइल चल रहा था, लोग अपने अंदर जिस तरह से अनुभव कर रहे थे, तो उस यथार्थ को समझने के लिए हमें साहित्य की तरफ जाना पड़ता है। तो वो कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है, वो जो एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं उनके खिलाफ, उनके बरक्स दूसरी दिशा में भी जा सकता है, लेकिन इस साहित्य का एक खास महत्व है। इसलिए एक खास यथार्थ को ये ज़्यादा बेहतर पकड़ पाता है जो इतिहास के दस्तावेज नहीं पकड़ पाते हैं। दूसरी बात गोपाल जी ने भी बताई कि जो रैडक्लिफ लाइन को लेके बहुत सारे विवाद तब भी चलते थे, आज भी चलते हैं। आज अब एक लाहौर कहाँ जाना चाहिए था उसका विवाद है। जब रेडक्लिफ लाइन चल रही थी तब गुरदासपुर को लेके, सिलहेट को लेके, चिटगांव हिल ट्रैक को लेके बहुत सारे इस तरह के विवाद चल रहे थे। कभी इधर से शिकायत आती थी, कभी उधर से शिकायत आती थी। तो वो एक अपना अलग जानकारी लेने का, बहस का, रिसर्च का मुद्दा है, लाहौर के अलावा भी। तीसरा इंटरेस्टिंग, ये सब अलग अलग कहानियाँ हैं, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग इनटू देम। तीसरा इंटरेस्टिंग है कि गली को एक कॉन्सेप्चुअल स्पेस के रूप में भी देखा जा सकता है, जो कि शहर का बड़ा महासागर है, लेकिन उसके अंदर में एक इंसुलर रियलिटी है, एक माइक्रोकॉस्मॉस है, एक इनर जोन है। और उसके बाद में फिर मोबिलाइजेशन, कम्युनलिज्म, मैस पार्टिसिपेशन, उसको एक तरह से बाढ़ की तरह, एक भूकंप की तरह जो कि अंदर आता है और अंदर की दुनिया के स्थायित्व को बिगाड़ देता है और उसको बिल्कुल सी तहस नहस कर देता है। तो ये जो खास इमेजरी है जो कि इस्तेमाल किया है यशपाल ने, बाढ़, भूकंप या समुद्र में हम डूबते उतराते हैं, कभी ऊपर आते हैं, कभी अंदर आते हैं, समुद्र की लहरें हमारी दिशा को तय कर रही हैं, हम अपनी कंट्रोल में नहीं हैं, हमारी डेस्टिनी हमको नहीं पता है। तो लगता है कि एक बहुत बड़े समाज के साथ, लोगों के साथ यही हो रहा था कि जैसे समुद्र में उतरा रहे हैं, चल रहे हैं, या बर्ड्स इन अ स्टॉर्म हैं। पल्लवी ने जो उस दिन बात की थी, तो पल्लवी ने कहा कि और मेडिकल इमेजरी का भी बहुत इस्तेमाल होता है, सर्जरी, विविसेक्शन, अवॉइडेबल नेसेसरी ईवल,
तो एक लगता है कि बहुत ही मल्टीफेसेटेड यथार्थ है जिसको कि समझने के लिए अलग अलग तरह की इमेजरी, अलग अलग तरह के बिंब, अलग अलग तरह के मेटाफर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी रिच फील्ड है। यशपाल ने कुछ मेटाफर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन पूरी एक बहुत बड़ी हमारे पास बैंक है मेटाफर्स का, जिन्होंने कि विभाजन के यथार्थ को समझने की कोशिश की है। कैटास्ट्रॉफी का क्या रोल है ह्यूमन लाइफ में, या बड़े बड़े जो पॉलिटिकल रिकॉन्फिगरेशंस होते हैं वो कैटास्ट्रॉफी, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कैटास्ट्रॉफी, इट इज़ अ कैटास्ट्रॉफी इन इटसेल्फ। पार्टीशन सिर्फ कैटास्ट्रॉफी का परिणाम ही नहीं था, वो अपने आप में एक कैटास्ट्रॉफी थी, एंड इट हैड कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब उस कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस में एक क्लोजर है, एक जीवन का पुनर्निर्माण है, कुछ ऐसा रिकॉन्फिगरेशन है जिसमें कि लिबरेशन की, ओपनिंग अप की, आज़ादी की भी संभावनाएं हैं। महिलाओं के जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। जब सोशल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल लाइफ तहस नहस हो जाती है और जब नई बिल्डिंग शुरू होती है तो बहुत सारी उसमें नई पॉसिबिलिटीज़ भी रहती हैं, और ख़ास तौर से जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनके लिए तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं अपनी ज़िंदगी को रीफैशन करने की दोबारा से। तो इसका भी एक एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं। महिलाओं को लेकर तो उन्होंने बताया ही। मुझे जो लगता है बर्ड्स इन अ स्टॉर्म, ये भी एक खास तरह का मेटाफर है, जिसमें कि बर्ड्स को लगता है कि उनको पता है कि क्या दिशा है, वो कहाँ जा रही हैं, लेकिन दरअसल एक तूफान है, एक स्टॉर्म है जो उनकी ट्रैजेक्टरी को, सारे लोगों को तय कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग, जिसमें कि नेता भी शामिल हैं, इंडिविजुअल्स भी शामिल हैं, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ भी शामिल हैं, दे वर बेसिकली बर्ड्स इन अ स्टॉर्म। और जो स्टॉर्म था उसकी पावर और उसकी दिशा वही उनकी लाइफ ट्रैजेक्टरी को, उनकी ज़िंदगियों को, उनके भविष्य को तय कर रही थी। वतन और देश की कॉन्फ्लिक्टिंग लॉयल्टी हैं। एक ऐसा इतिहास में एक ऐसा समय आता है जबकि आपके ऊपर आपका जो लॉयल्टी का डोमेन है, जो लॉयल्टी का स्ट्रक्चर है, उस पर अलग अलग तरह के प्रेशर आते हैं। आपकी लोकल सॉलिडारिटी का, लोकल लॉयल्टीज़ का, रीजनल लॉयल्टीज़ का, रिलीजियस लिंग्विस्टिक सॉलिडारिटीज़ का, और एक जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे नेशनलिस्ट प्रेशर्स आते हैं, इडियोलॉजिकल प्रेशर्स। तो ये किस तरीके से एक इंसान की ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। तो बिल्कुल ही एक स्प्लिट, ये लोगों की स्प्लिट पर्सनैलिटी बनाने की क्षमता रखता है। जैसे कि वो लाहौर के अपने वतन को छोड़ के और एक अपने देश में आ रही है, तो वतन और देश के साथ अब किस तरह का रिश्ता जुड़ेगा, ये एक इंटरेस्टिंग थीम है देखने, सोचने, समझने की। और पोस्ट 47 का यथार्थ, एक नया देश बनता है, उसमें जो नए बनते हुए देश में नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं, एक ख़ास सेक्शन है वो उन अपॉर्चुनिटीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, डिस्पैरिटीज़ बढ़ती हैं, करप्शन आता है, लेकिन फिर उसी सिस्टम में उस करप्शन से लड़ने की भी क्षमता है। तो इनको लगता है यशपाल को कि डेमोक्रेसी एक ऐसा औजार है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि करप्शन पर चेक या रोक लगाई जा सकती है। 60 के दशक में किताब लिखी हुई थी, एक ख़ास तरह का ऑप्टिमिज्म था डेमोक्रेसी को लेके, बेहतर भविष्य को लेके। मुझे नहीं पता कि अगर ये उपन्यास यशपाल जैसी मानसिकता वाले लोग अगर आज के समय में लिख रहे होते या 10 साल पहले लिख रहे होते तो वो इस तरह का आशावाद, डेमोक्रेसी तमाम उसको लेके दिखाते। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता कि उसी मानसिकता से, उन्हीं आइडियाज़ के साथ में, उसी रिजर्वॉयर के साथ में अगर वो उपन्यास आज या आज से 10 साल पहले लिखा जाता तो उसकी क्या शक्ल सूरत होती। ये एक स्पेक्यूलेशन का मसला है, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। एनीवे, ये मुझे लगा कि 4, 6, 8 बिंदु हैं जो कि गोपाल जी की टॉक में डिफ्यूज थे, फैले हुए थे, बिल्कुल अलग अलग नहीं थे लेकिन बिखरे हुए थे। मैंने थोड़ा सा उनको इकट्ठा करके 4-5 पहलुओं पर आपके सामने बात रखी। अब मेरे ख्याल से सवाल जवाब, चर्चा, क्वेश्चंस, कमेंट्स इकट्ठा भी ले सकते हैं, ग्रुप्स में भी ले सकते हैं और इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, जैसा ठीक समझा जाए। कलम मुझे दे दीजिए। हाँ, आप नाम भी बताइए अपना और अपना मोबाइल साइलेंट पे कर लीजिए। और मेरा नाम अनवी है, मैं स्कूल ऑफ लॉ गवर्नेंस की स्टूडेंट हूँ। ये पेन
हाँ तो हमने मतलब हिस्टोरिकली काफ़ी लिखा गया इस बारे में, जैसा आपने भी बताया कि तनिका सरकार ने लिखा है या बहुत और स्कॉलर्स ने लिखा है हिस्टोरिकली कि जब महिलाएं 50,000 के करीब महिलाएं, सिख महिलाएं या मुस्लिम महिलाएं या हिंदू महिलाएं जब अबडक्टेड थी, तो अबडक्टेड होने वाला जो वक्त था कि कैंप में रह रही थी, तो उसका एक ये भी रियलिटी था कि जब उनको घर बाहर उनके वापस भेजा गया था या ढूंढ के पता लगा कि उनके परिवार के पास भेजा गया था, तो परिवारों ने मना कर दिया था कि हम इनको नहीं रखेंगे, हमारा कोई नाता नहीं है। तो एक तो क्योंकि बलात्कार की वजह से या प्रॉपर्टी की वजह से बहुत सारी रीजन, तो यशपाल जो जैसा लिखा है, जैसा प्रोफेसर प्रधान ने बताया कि अभी उन्होंने बहुत होपफुल तरीके से देखा है, बहुत आशावादी तरीके से देखा है कैसे स्त्रियों को एजेंसी मिली। तो एजेंसी हम जैसे तारा की बात कर सकते हैं कि पढ़ी लिखी स्त्री है, तो एजेंसी उनको पॉसिबिलिटी थी कि वो कुछ कर सकती थी, क्लर्क बन गई क्या, बट मार्जिनलाइज जिनको भेज दिया गया, परिवारों ने मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे हमारी तरफ से, मतलब तो उनका क्या, उनके बारे में कुछ यशपाल ने कहा है या आप अपनी तरफ से कुछ उसके बारे में? और भी ले लेते हैं सब, और ले नहीं, लेते पहले इसको बोल रहा था इसलिए क्योंकि वो छूट गया था। एक कैरेक्टर ऐसा है ना कि आप पढ़ोगी तो मतलब एक तरह से माथा खराब हो जाता है। उसका नाम है बंती। बंती वो पागलों की तरह अपने परिवार को खोज रही है और बलात्कृता है। कुछ दिनों तक उसे रहना पड़ा था मुस्लिम घर में और उसे मिल गया घर, और जा करके उसने अपने बच्चे को गोद से लगा लिया। घर वालों ने इनकार कर दिया और मतलब वो पता नहीं सच घटना है कि नहीं, मैं नहीं जानता, वो चौखट पर सर पटक पटक कर मर गई। ठीक है ना। तो एक तो ये है एक्सट्रीम, है ना, सोसाइटी को, लेकिन यशपाल ने इसको अप्रूव करता हुआ नहीं दिखाया है। ठीक है, सोसाइटी को मतलब ये नहीं दिखाया है कि सोसाइटी ने उसके परिवार वालों के इस ट्रीटमेंट को अप्रूव किया हो। हैं, आमतौर पर लोग उन सबों की निंदा करते हैं जिन्होंने ऐसा किया, उसके घर वालों ने। एक दूसरा, जैसा मैंने बताया कि पहले उसका अपने मैंने मायका जो था उस एक लड़के से संबंध था, तो बाद में आकर के उसकी शादी तारा करवा देती है। ऐसे ही ये जो जयदेवपुरी की प्रेमिका है कनक, ठीक है, तो वो भी एक शादी कर लेती है। किससे? मतलब एक नए लड़के से। तो ये सब तो हुआ, लेकिन जो आप मार्जिनलाइज्ड वाला पूछ रहे हैं ना, तो फिर से मैंने यही बात है कि उनकी देखी हुई दुनिया में जितना था उसके कुछ एक शेड्स उन्होंने दिए हैं, है ना। और कोई सवाल, कमेंट? संजय। गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसे कहा कि हिंदी में जो विभाजन पर बहुत कुछ लिखा गया है, हिंदू नज़रिए से लिखा गया है मुख्य। आधा गाँव शायद उसमें ना। नहीं फिट होगा बिल्कुल भी, वो आधा गाँव भी नहीं, वो तो नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ, मैं उससे जुड़ी हुई बात कहना चाह रहा हूँ। ये जो गली है, मोहल्ला है, छतें जुड़ी हुई हैं, लोग रह रहे हैं, चबूतरा है, और बाहर से ये जो बाढ़ का दृष्टांत है, ये जो उसका आना है, ये भी एक बात कही जाती है कि कई बार ये एक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि जो सांप्रदायिकता के तमाम विश्लेषणों में रहती है, और विश्लेषणों के अलावा लोगों में भी ये विश्वास रहता है कि ये वो चीज़ बाहर से आई है और वो कम्युनिटी लाइफ को डिस्टर्ब कर दी, फैब्रिक को तोड़ दिया। उसमें
उसने डिवाइड कर दिया, हम ऐसे नहीं थे। ये मुझे लगता है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। इस सेंस में प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर समय हम इसकी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, और इसमें ये टेंडेंसी रहती है, जो कि इतिहास में जो इतिहासकारों की भी जो हिस्टोरियोग्राफी है, इतिहास लेकर रहा है, बहुत तरह के लोगों ने लिखा उसमें, कि कॉन्फ्लिक्ट की बात करने का मतलब ये नहीं है कि समन्वय नहीं था। तो एक तरह का रोमानीकरण, एक तरह का होमोजेनाइजेशन भी प्री कॉलोनियल पास्ट का, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। और तो प्रश्न मेरा ये है, कमेंट्स तो ये है, लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि क्या ये बात आपको लगता है कि इस नज़रिए से भी इन एग्जाम्पल्स को दिया गया है, और जो जिस तरह से वो काल्पनिक स्पेस या क्षेत्र रची गई है गली की, वो काफ़ी हद तक वो रोमानीकरण की ओर इशारा करती है? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि एक जो इम्पॉर्टेंट इसमें घटना है ना, वो ये कि उसकी बहन का मुस्लिम लड़के से प्रेम होना। तो इस तमाम रूमानीकरण के बीच यशपाल की निगाह से वो छुपा नहीं है कि उसके कारण जयदेवपुरी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, है ना। तो और उतना विभाजन था ये वो नहीं कह रहे हैं, है ना, लेकिन था। कहने का मतलब फॉल्ट लाइंस कहते हैं। यस यस यस, उस अर्थ में उन्होंने चित्रित किया है, उसको किया है ना, वो किया है। उन कम्युनिटीज के बीच के इस अंतर को उन्होंने चित्रित किया है, पर्टिकुलरली जैसा मैंने कहा कि मुस्लिम लड़के से प्रेम के कारण, है ना। वो एक पहलू उन्होंने पकड़ने की कोशिश की है। लेकिन ये सही बात है कि इन जनरल उन्होंने उसको यही माना है कि ये एबेरेशंस थे। जो ये जुलूस निकल रहे हैं सांप्रदायिकता विरोधी, उसमें भी मुस्लिम लड़कियां कम आ रही हैं। ठीक है, मुस्लिम लड़कियां कम आ रही हैं, या अगर आ रही हैं तो उनको अलग से नोट किया जा रहा है उपन्यासकार द्वारा, है ना। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन वो उस तरह से, माने कह लीजिए कि वो कम्युनल डिवाइड नहीं है। एक तरह का डिफरेंस है, लेकिन वो डिवाइड सच नहीं है इस उपन्यास में। तो आप उसको रोमानीकरण कह सकते हैं, लेकिन और ये भी हो सकता है कि जो आप पास्ट अपनी मेमोरी में देख रहे हैं, है ना, तो पास्ट, और जैसा मैंने कहा कि एक भलमनसाहत वाला भी एटीट्यूड था पोस्ट पार्टीशन इस उपन्यास को लिखने के चक्कर में, कि मतलब जो व्यापक पाठक वर्ग है उसके भीतर भी बिना चीनी की दोनों ही, मीठी हो गई मेरी भी, सॉरी गोपाल। तो कोई बात नहीं। तो ये है ना, ये है कि एक हल्का विभाजन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो उस तरह से आप कह लीजिए कि वो हिचक के रूप में है ना, वो ठीक है, आप बोलिए। हाँ ठीक है, वो हिचक के रूप में है, इतनी सी बात है। और गली के भीतर जो उनका वो है फोकस, वो है उस सोशल सेटअप को सामने लाना जिसमें स्त्री खुल करके नहीं बात कर पा रही है। ये उनका मुख्य है ना, उस सोशल सेटअप को सामने ले आना।
और ये सच बात है कि वास्तविक घटनाओं के रूप में वो यही लाए हैं कि गली के भीतर जो समस्या पैदा हुई है वो इस स्तर पर है ना, कम्युनल डिवाइड बाहर से आया, ये है। हाँ मनोज। यस सर, तो कई सारे चरित्र के बारे में आपने, कई कैरेक्टर्स के बारे में आपने बात बताया, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। जिस वक्त और विभाजन की बात हो रही है उसमें सिखों का एक उनकी बड़ी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। क्या कोई कैरेक्टर है ऐसा जो उसकी बात करता है या कुछ अलग तरीके की विषय वस्तु के बारे में बताता है? तारा सिंह खुद कैरेक्टर हैं इस पूरे उपन्यास में। तो उसका कुछ गलियों में, उस कूचों में उसका कुछ अलग पहलू या फिर कुछ अलग चरितार्थ नहीं है क्या इस परिदृश्य में जिसमें उपन्यास बात कर रहा है? ना, बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि फोकस मतलब अपने तारा सिंह यस यस यस, और लेकिन इसका फोकस चूंकि हिंदू मुस्लिम डिवाइड पर है ना, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत के 11 साल बीत जाने के बाद के पाठक के लिए लिखा जा रहा है ना, तो इसलिए फोकस उसका है हिंदू मुस्लिम डिवीजन। ये गोपाल जी, गली की आप बात कर रहे हैं, उनको होमोजेनाइज गली में जो बन रही है, क्या वो जी चाहते हैं तो उनमें हिंदू नहीं है, उनके नाम भी वही हैं बिल्कुल, आप हिंदू हैं तो साफ आइडेंटिफाई करना, वो गली ऐसी कैसी है कि उसमें सिर्फ हिंदू ही है? ये तो नहीं, ये क्या करते हैं ऐसा तो नहीं, ये तो नहीं कहते, नहीं उसका नाम है ये कैरेक्टर तो सारे उसमें हिंदू हैं। हाँ, मुस्लिम कैरेक्टर है कि मुस्लिम कैरेक्टर उस गली में नहीं है, गली में नहीं है, गली में नहीं है, बाहर है, बाहर विजय कॉलेज में है, गली में नहीं है, बाहर है, ठीक है। और ऐसी लगता है आपको उनकी कल्पना है कि गली बहुत डाइवर्स भी है, बिल्कुल होमोजेनाइज नहीं, गली में जैसा मैंने आपसे बताया हिंदू परिवार है, और हिंदू परिवार का जो सोशल सेटअप है उसको खोलना मुख्य है, ठीक है। उसके डिफरेंट एंगल्स हैं, बहुत तह हैं उसके, लेकिन उसमें मैं नहीं गया, है ना। लेकिन उस सोशल सेट जिसमें क्लास है, और जो कि उपन्यास होता है घटना बहुल होते हैं ना, 1000 पेज के उपन्यास की घटनाओं को नरेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सही बात है कि मतलब कहने का मतलब कि वो जो सेटअप है वो हिंदू माने लोगों का है, उसके सोशल सेटअप की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको वो उभार के लाना चाहते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बंटवारे को स्त्री की निगाह से देखने वाला एक एलिमेंट इसमें है, ये है। इस नाते से उस सोशल सेटअप, और इसीलिए पोस्ट इंडिपेंडेंस भी उस मामले में जो बदलाव आया है उस पर फोकस कर रहे हैं। गोपाल जी, ये उपन्यास है और उसके अलावा पार्टीशन पे बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, तो जो पार्टीशन की जो मेमोरी है उसको शेप करने में ये इस लिटरेचर का रोल जो है वो किस हद तक मतलब वो उसको शेप करता है आज के समय में भी, जैसे वी कीप ऑन गोइंग बैक टू दीस नॉवेल्स? बहुत ज़्यादा साप्ताहिक हिंदुस्तान में वही बहुत ज़्यादा। और मैंने बताया ना आपसे कि वो बाद के दिनों में ग्रेजुएशन के कोर्स में था हिंदी में, विद्यार्थी संस्करण, हाँ विद्यार्थी संस्करण, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, बहुत ज़्यादा। उसको डिस्टॉर्ट भी करता है उसको। अब एक्चुअल क्या था इसको जानने का कितना हमारे पास साधन है ये कहना बड़ा मुश्किल है ना। जो था उसमें एक पहलू ये उपन्यास जोड़ता है, मैं बस इतना कहना चाहता था। एक्चुअल क्या था ये तो माने देखने की निगाह से तय होगा ना, है? लेकिन उसका एक पहलू ये उपन्यास खोलता है।
एक सवाल ऑनलाइन है हाँ। अंश का, उससे पहले मैं अपना भी एक पूछ लेता हूँ। हाँ यशपाल के बारे में थोड़ा अगर आप बता पाएँ कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या वो उन्होंने कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपने बारे में लिखा? ऑटोबायोग्राफी लिखी है सिंहावलोकन। Controversies भी हुई उनके, हैं? बहुत कंट्रोवर्सीज भी तो हुई थी। हाँ। हाँ। रिपब्लिकन हाँ हाँ जी, तो वो उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखी है सिंहावलोकन, लेकिन वो ऑटोबायोग्राफी जो है इस उपन्यास से पहले समाप्त हो जाती है, तो इसलिए इस उपन्यास की बातें उसमें नहीं है ना। बाय डिजाइन या वो पहले लिख चुके थे? हमको लगता है कि एक जगह पर जा कर के जो रोक देते हैं लोग, तो इसलिए उसके सेंटर में सिंहावलोकन के वही है क्रांतिकारी आंदोलन, है ना, क्योंकि वो पंजाब का वो हिस्सा था जहाँ पर भगत सिंह वगैरह भी सक्रिय थे, है ना, तो इसलिए वो किन्हीं कारणों से वो उसी में सेंटर्ड है, वहीं पर सेंटर्ड है। क्या इसलिए मैं सवाल इससे पूछ रहा था कि क्या इस उपन्यास में हम यशपाल को भी देख सकते हैं? मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक सवाल जो बीच में आया था ना कि जैसे आप भी कह रहे थे कि वो रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, यानी पार्टीशन या डेमोक्रेटिक स्टेट किस तरह से उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व भी करता है, एक काइंड ऑफ क्राइसिस, एक रेजोल्यूशन को भी जन्म दे रहा है, शिफ्ट्स को भी जन्म, क्या वो उसमें यशपाल को आप ढूंढ पा रहे हैं उस उपन्यास में? मैंने चेष्टा की, और बल्कि उनके पुत्र ने मुझे यह भी बताया कि 55 में वो गए थे लाहौर, तो पुरानी मेमोरीज उनको आई, तब उन्होंने इसे लिखना शुरू किया। 55 में हेलसिंकी जाने के लिए वो कुछ पीस उस समय इस तरह के हुआ करते थे ना कॉन्फ्रेंसेज, तो उसमें जाने के लिए वाया लाहौर गए थे, तो उन्हें वो पुराने दिन याद आए, जिसके बाद उन्होंने इसको लिखना शुरू किया था। लेकिन मुझे जैसे एक है ना कि जब उपन्यासकार स्वयं एक नाम से नहीं किसी दूसरे नाम से कैरेक्टर के रूप में हो, तो कई बार वो अपने आप को उपन्यास में सही साबित करने की कोशिश करता है। इस उपन्यास में किसी भी कैरेक्टर को उन्होंने सही साबित करने की कोशिश नहीं की है, इसलिए मुझे इसमें संदेह है कि उन्होंने अपने को अगर रखा है तो इसी अर्थ में कि एक लेफ्टिस्ट नौजवान जो कह लीजिए कि प्री पार्टीशन एंटी कम्युनल मोबिलाइजेशन में शामिल है, और पोस्ट पार्टीशन इस करप्शन के विरोध में होने वाले बिल्डअप के साथ उसकी सहानुभूति है, इस रूप में है, किसी टिपिकल कैरेक्टर के रूप में मुझे नहीं लगा। तो एक अंश का सवाल है ऑनलाइन, हाँ। perhaps more clarity on changes brought about by partition in the social structure would help. I see it more in terms of continuity. The same practices continue to exist in most Punjabi settlements. अब पंजाब के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ उस उपन्यास में, लेकिन तो कंटिन्यूटी उतना महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगी जितना मुझे ये महत्वपूर्ण लगा कि उसने जीवन को कितना बदला है ना, सामाजिक नजरिए को कितना बदला है, पुराने ढांचे में संबंधों का जो पदानुक्रम होता है, हायरार्की होती है, उसको कितना उसने बदला, उस पर मुझे जोर ज़्यादा महसूस हुआ। कंटिन्यूटी संभव है, लेकिन कंटिन्यूटी के बारे में उतना ज़्यादा उसके नाते कोई महत्वपूर्ण भी नहीं होता है ना। कंटिन्यूटी दिखाने के चलते कोई भी, अब वो उस पर मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ साहित्य के निगाह से। कबीरदास कह गए कि कबीरा दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अगर आप प्रसन्न हैं तो लिखने की क्या जरूरत है ना। तो कंटिन्यूटी को अगर सेलिब्रेट करना है तो उसके लिए शायद लिटरेचर नहीं है ना। चेंज को उन्होंने बताया है, और उसमें मैंने कह लीजिए उनकी सहानुभूति लेफ्ट होने के नाते सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में है, और उस पर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं।
ऑनलाइन सवाल अमित ने हाथ रेस किया। हाँ हाँ नहीं, अमित है। नमस्ते सर, सॉरी मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया। हाँ अभी आपकी लास्ट बात से ही मुझे एक बात लगी कि अगर प्रसन्न है, खुशनुमा माहौल है, तो साहित्य की आवश्यकता नहीं। लेकिन लोक गीतों में, लोक परंपराओं में तो खुश होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, या तो वो एक्सप्रेशन जो सेलिब्रेशन का है, खुशी का है, उस पर मिलता है। इससे रिलेटेड मुझे बल्ला सर की इंट्रोडक्शन, वो जो पार्टीशन वाली किताब है 2 वॉल्यूम में, उसमें इंट्रोडक्शन में एक बात उन्होंने लिखी है कि ये जो कहा जाता है कि हमारे रिश्तों में खटास थी या फिर हिंदू मुस्लिम के बीच में वैमनस्यता थी कई सदियों की, अगर ऐसा होता तो हमारे लोक साहित्य संस्कृति में इस बात का रिफ्लेक्शन होता, हमारे फोकलोर में इसका रिफ्लेक्शन होता। कहीं ये उस तरह की कोई बात लिखी नहीं गई। तो मोस्टली जो हमारे रिश्ते थे सिंक्रेटिक थे, सौहार्दपूर्ण थे, क्योंकि हमारी परंपराओं में या फिर हमारे फोकलोर में वो नहीं दिखा। मैं थोड़ा सा इससे ये पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या फोकलोर चेस्टाइज करके चीज़ों को सिर्फ खुशनुमा बातों को ही लिखता है या फिर कैसे लिखता है, या फिर मैं आपकी एनालॉजी से लेने, सॉरी मैं थोड़ा गली वाला बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है कि अगर जिस रिश्ते की हम बात करें इसको पूरा का पूरा एक शहर मान लें तो पार्शियल लिटरेचर खुद एक गली बन जाएगा, एक छोटी सी गली बन जाएगी। तो वो एक छोटी सी गली अगर पार्शियल लिटरेचर जो एक बहुत ही तत्कालीन सर्कमस्टेंशियल रियलिटी को दिखा रहा है, वो हमारी रियलिटी नहीं है, एक बहुत बड़ी परंपरा का पार्ट है जो कि एक हकीकत है। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या साहित्य में कहीं या लोक साहित्य में या लोक संस्कृति में कुछ बातें जो नहीं लिखी गई वो भी इम्पोर्टेंट है क्या? जैसे हमारे जो सिंक्रेटिक रिलेशंस थे, हमारे सौहार्द जो बातें थी, आज के समय के जस्ट विपरीत आज का जो हमारा रेटरिक है वो कहीं भी जस्टिफाई नहीं होता हमारे फोकलोरिक ट्रेडिशंस में, हमारे लिटरेरी ट्रेडिशंस में, जहाँ तक मुझे लगता है। आई होप मेरा प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं इस पर यही कहूँगा, पहले सवाल, हाँ ठीक, अगर आप समझ पाए हो तो सवाल भी समझा दीजिए और फिर उसका जवाब दीजिए। अच्छा, आप लोगों को नहीं सुनाई पड़ा? नहीं। अच्छा, इनका बेसिकली ये कहना है कि जो डिवीजन बताया जाता है ना दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, लेकिन फोकलोर में जो कंपोजिट कल्चर है वो ज़्यादा एक्सप्रेस हुई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो देखा नहीं गया है उसको देखने में हमसे चूक हुई है? संभवतः यही बात उन्होंने कही। Yes, I think it was more diffuse, but I think आपने पकड़ लिया है कि अगर इतिहास की कमी को साहित्य ने पकड़ा है तो साहित्य की भी एक अपनी कमी हो सकती है जिसको कि फोक साहित्य ने पकड़ लिया है। बदला ले लिया है फोक साहित्य ने इतिहासकारों की तरफ से। तो लेकिन देखिए उसमें मेरा यही कहना है कि ये रीडिंग भी एक तरह की, फिर मैं वही कहूँगा थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं कि नहीं, चाय में चीनी है, कि एक तरह की विशफुल थिंकिंग है। यथार्थ तो यही है ना कि इस मजबूत बॉन्ड के रहते हुए भी, रिश्तेदारियां अगल बगल रहते हुए भी, और आप लोगों को तो थोड़ा कम पता होगा, मुझे अपने इलाके में एक मुस्लिम सज्जन ने बताया कि आपके घर से हमारे यहाँ जो त्योहारों में क्या बोलते हैं उसको, कि उपहारों के लेन देन की एक विरासत थी, और बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद से ये खत्म हो गई। तो इतने निकट के रिश्ते रहे हैं। कन्वर्ट कर गए पिता, लेकिन माँ कन्वर्ट नहीं की, क्योंकि मामा नहीं कन्वर्ट किए। तो शादी हुई तो लड़की के घर से जो रिश्तेदार आए वो हिंदू थे। इतने निकट के संबंध रहे, इसके बावजूद यथार्थ तो यही है ना कि पार्टीशन ने अपनी जगह बना ली।
इसी बात को मैं कह रहा था कि इस उपन्यास में भी इस विशफुल थिंकिंग की थोड़ी सी जगह बनी हुई है ना, जिसे मैं एक समस्या के रूप में ही पढ़ता हूँ, क्योंकि यथार्थ ऐसा था जिसने इन सब बॉन्डिंग्स के रहते हुए भी लोगों को अलग कर दिया। मेरे ख्याल से आयुष का है, शुड वी मेक दैट ओके आयुष इकट्ठा ले लेते हैं। दोनों सवाल इकट्ठा ले लेते हैं और टीम है तो 3 सवाल ले लेते हैं इकट्ठा, फिर आप संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आयुष सर, मेरा सवाल आपने जो बात कही बस उसी से थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ। जैसे पूर्वी यूपी में हमने ये सुन रखा है कि जो आप उपहार एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं, तो 30 खिचड़ी जो कि बहुत इंटीमेट होता है, परिवारों के बीच में जो भाई होता है वो ससुराल जाने के बाद बहन के घर भेजता है, तो ऐसा हमने सुन रखा है कि मुसलमान परिवारों को 30 खिचड़ी जाया करती थी हिंदू परिवारों से। और सर इसमें सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि 47 के विभाजन के बाद क्या 92 को उस तरह का विभाजन कहा जा सकता है? सोशल मतलब आप साहित्य के नज़र से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उस विशफुल थिंकिंग को कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है 92 का विभाजन। 47 में जो रही सही कसर बच गई थी वो 92 में पूरी हो गई। हाँ, टेल योर नेम आल्सो। नमस्कार, मेरा नाम कनिष्का शर्मा है और मैं हिंदी विभाग से। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अभी संबंधों की बात हो रही थी कि कैसे संबंध चलते हैं, हम श्रुतियों के माध्यम से हम 2 ही तरह से इतिहास और साहित्य को बचा पाते हैं, सुनकर और लिखकर। हमने वेदों को श्रुतियों के माध्यम से बचा दिया, हमें पूरे धर्म का आधार उस पर टिका के बैठे हैं। परंतु जब हम पार्टीशन की मार्मिकता की बात करते हैं तो वो हमें सिर्फ साहित्यिक विधाओं में ही क्यों नजर आती है? अब मैं अपनी जनरेशन की बात करती हूँ तो एक द्वेष व्यक्तियों के भीतर उस पार्टीशन को लेके क्यों है? क्यों हम ये पक्ष मतलब उस रूट में जाकर ये पक्ष नहीं है कि एक राजनीतिक पार्टीशन था या कुछ भी था, वो एक भावना और एक मार्मिकता कैसे खत्म होती चली जाती है समाज में? क्यों हमें किताबों को ही टटोलना पड़ता है उस पार्टीशन को दोहराने के लिए और उस पे ग्लानि करने के लिए? एक और कोई तीसरा भी था, तुमने कहा 3 कौन 3? हाँ गुरमन है। हाँ तो मैंने यशपाल को नहीं पढ़ा, तो मैंने उपेंद्र असर को पढ़ा है, उनकी किताब थी गिरती दीवारें, और वो प्री पार्टीशन जालंधर की बस्ती में लिखते हैं। एंड इट्स नॉट होमोजेनाइज, मतलब वहाँ पे आपको डिफरेंट कास्ट के लोग मिलेंगे, डिफरेंट रीजन के लोग मिलेंगे, और उनका जो मेटाफर है गिरती दीवारें, जैसे कि लाइक बस्ती की दीवारें इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं थी कि शायद वो कम्युनिज्म की फ्लो को रोक सके। लाइक दे वर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि कैसे डिविजन हो रहे हैं, लाइक लोग एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, लोग गिराने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्टेंट कंपेरिजन है कि उसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी बेटी क्या कर रही है। तो आई थिंक द फाउंडेशन ऑफ अ बस्ती दैट वी काइंड ऑफ सी एज समथिंग वेरी आइडियल और वेरी हैप्पी और समथिंग दैट वी हैव टू रोमांटिसाइज, वो असल उसको थोड़ा चैलेंज करने की कोशिश करते हैं और एट द सेम टाइम वो उसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन के पर्सपेक्टिव से चीज़ें डिफरेंट है, क्योंकि उनके लिए टू लुक एट द सिटी जहाँ पे कम्युनिटी डिबेट्स हो रहे हैं, टू इंगेज विद दोस डिबेट्स इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ वे ऑफ सोशल मोबिलिटी। लाइक यू वांट टू रिकॉग्नाइज विद देम कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और टू बी एबल टू थिंक लाइक देम, टॉक लाइक देम इज अ वे ऑफ काइंड ऑफ बीइंग अ लिटिल मोर अपवर्ड। किसने लिखा है गिरती दीवारें? उपेंद्र नाथ। उपेंद्र नाथ। अच्छा, चलिए 3 सवाल आपके पास, ठीक है। आयुष का और कनिष्का का और गुरमन का। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं 92 वाला, तो मैंने आपके सामने सिर्फ एक एविडेंस बताया है ना, और वो सचमुच का जाना हुआ है। तो और ये मुस्लिम थे जिन्होंने ये कहा, और ये सच भी है। सर ये सिर्फ मतलब ओरैलिटी में नहीं है तैर रही है ये कहानी, ये ना, सही में होता है। हाँ, ये सचमुच होता था। ये सचमुच होता था इसलिए क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि मायके की तरफ से रिश्ते एक ही पीढ़ी नहीं निभाए जाते हैं, कई पीढ़ियों तक निभाए जाते हैं, है ना। मेरी अपनी बुआएं मिथिला में ब्याही हैं, लेकिन उनके बच्चों के बच्चे तक हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं,
है ना। तो इसलिए ये वास्तव में था, हैं? होता था और सचमुच उनका कहना था कि 92 के बाद ये टूटा। आपके घर पर हमारे यहाँ से दही जाती थी शादियों में, लेकिन 92 के बाद से, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद से ये ख़त्म हो गया। एक बात तो ये है, तो ये सच है, बहुत नज़दीक का था। दूसरा जो आप कह रही हैं कि लिटरेचर, तो लिटरेचर एक ऐसा एविडेंस है जो आपको सचमुच अपने निजी को ट्रांसेंड करके दूसरे को भी देखने की जगह देता है। तो इस अर्थ में वो एक सोर्स है उस गिल्ट का, और वो एक अच्छी बात है, ठीक है। और आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया। एक्चुअली गुरमन का थोड़ा कमेंट था कि ये अच्छा। जो उपेंद्र अश्क का नॉवल है नहीं, ये तो सच बात है कि नहीं, दीवारें नहीं रोक पा रही हैं। हाँ, उसको अगर फिर आप एनालॉजी की ही शक्ल में बोलिएगा तो ये कहेंगे हम कि आप जब वॉल्स खड़ी करते हैं ना, तो पानी जो बाहर से आने वाला है वो सीवर के जरिए आ जाता है ना। ये है। आई थिंक वी शुड बी वाइंड अप नाउ। Yes. 5:15 के करीब हो गया है। तो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी हैड अ वेरी एक्साइटिंग डिस्कशन एंड मे बी अब कुछ समय के बाद कहते हैं कि एक और उपन्यास उठाएं, पार्टीशन में हम सबकी दिलचस्पी है और फिर उस पर और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू।